हेलो दोस्तों। आज मैं आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी देना चाहता हूँ। जो भी बात आज की कहानी में कही जाएगी उसे आप कभी भी करने की नहीं सोचेंगे। मैं किसी भी बात का यहाँ पे कोई दावा नहीं करता हूँ। जो कहानी या बातें मुझे पता चलती हैं मैं उन्हें आप तक बस लेकर आता हूँ। तो इसे सिर्फ एक कहानी के जैसे ही लीजिएगा और इसमें जो भी बताया जाएगा उसको वापस दोहराने के या करने के बारे में मत सोचिएगा। मुझे नहीं पता कि जो भी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या वो सच में उसी तरीके से काम करती है। पर मैंने अभी रिसेंटली ही कुछ बुजुर्गों से मिला। मैं अभी एक ट्रिप पे गया था। उस ट्रिप पे मैं काफ़ी लोगों से बात किया और बात करने के बाद मुझे ये बात पता चली। तो ये उनके हिसाब से तो सच्ची घटना है क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने इस बारे में सुना है, देखा है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। कहानी के मात्र ही लीजिए, इसका आनंद लीजिए, पर इसमें जो भी कुछ भी तरीके बताए जाएं उनसे थोड़ा दूरी रहिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी एक्चुअल में एक सच्ची घटना है। क्या एक सुना सुनाया टोटका बस यूं ही कर लेना चाहिए, जिस चीज के लिए मैं आपको मना भी कर रहा हूँ? क्या किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी होना जरूरी नहीं है? किसी भी चीज को पाने के लिए किसी तंत्र मंत्र या टोटके का यूज करना या उसका सहारा लेना क्या सही है? क्या वो फल पाएगा? झारखंड के कुछ एरिया के गांव में एक धारणा है। कुछ गांव वाले मानते हैं कि ये बात सच है और ऐसा हो सकता है। क्या है वो? कहा जाता है कि अगर आप जब भी शौचालय के लिए बाहर जा रहे हों, जैसे गांव में अधिकतर लोग पहले जमाने में बाहर जाया करते थे, आज भी गांव के कुछ हिस्से में लोग खुले में शौचालय के लिए जाते हैं। अब तो सरकार हर घर में टॉयलेट और शौचालय की सुविधा बनवा रही है, पर यह बात तब की है जब हर घर में गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे। तो कहा जाता था कि अगर आप जब भी शौचालय के लिए बाहर जाते हैं तब अपने लोटे या डब्बे में थोड़ा पानी बचा लें। वापस आते समय किसी सुनसान एरिया में किसी कांटेदार पेड़ की जड़ में वो पानी गिरा दें और बिना मुड़े वहां से चले जाइए। ऐसा लगातार 7 दिनों तक करना है, पर समय सेम होना चाहिए और आपको अकेले होना है। साथ ही आपको ऐसा करते हुए कोई भी ना देखे। इसीलिए इसे अधिकतर लोग मध्य रात्रि में करने की बात किया करते हैं या इसके नियम बताते हैं। वापस आते समय कुछ भी ना बोलें। अब आखिरी रात जो आपका 7वां दिन होगा, उस दिन पेड़ के नीचे पानी डालने के साथ अपने खून की 2 से 3 बूंदें भी डाल दें। तो उस गांव के आसपास में अगर कोई चुड़ैल या पिशाचनी होगी या कोई शक्ति उस आसपास में भटक रही होगी तो वो वहां खिंची चली आएगी। अब वो चुड़ैल 3 बार किसी न किसी रूप में आकर आपको डराने की कोशिश करेगी, या आपके सामने आएगी, या वो किसी रूप में भी आ सकती है। वो रूप कुछ भी हो सकता है, एक कुत्ते का, एक शेर का, या खुद वो अपने असली रूप में। अगर आप नहीं डरते हैं तो आपकी गुलाम हो जाएगी और आपकी 3 बातें पूरी करेगी। वो बात कुछ भी हो सकती है। यहाँ कुछ भी का मतलब कुछ भी है, और फिर चली जाएगी। पर आपने अगर कोई भी होशियारी करनी चाहिए तो उस साधक को मारने में वो वक्त नहीं लगाती है। उफ, है ना? कुछ बहुत ही अजीब पर डरावना। क्या सच में ऐसा होता है? क्या इस तरीके के टोटके भी काम करते हैं? जी भाई, मैंने तो जैसा बड़े बुजुर्गों से कहानियों में सुना है, और ये कहानी मैंने अभी बहुत ही रिसेंट में सुना हूँ। मैं अभी पिछले 2 हफ्ते से एक ट्रिप पर था, तो मैं काफ़ी सारी कहानियाँ कलेक्ट कर रहा था जो मैं आपको आने वाले दिनों में सुनाऊंगा। उसी में से मैंने ये कहानी सुनी है एक बुजुर्ग के द्वारा। अब आते हैं इससे जुड़े कहानी पे, जो इस टोटके के ऊपर बनी है और उसके सच होने का दावा करती है। तो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है। बहुत पुरानी बात भी नहीं है, ये कुछ 10-20 साल पुरानी बात होगी, शायद उतनी भी पुरानी बात ना हो। संजय, जिसकी उम्र 38 साल, कदकाठी में एक पहलवान जैसा, रंग रूप में किसी बॉलीवुड के हीरो से कम नहीं, और उसकी पत्नी रेखा, उम्र 32 साल, और वो भी बहुत ही सुंदर। दोनों की शादी हुए 12 साल हो चुके थे, पर कोई बच्चा नहीं था। संजय गांव के बड़े लोगों में आता था। घर में एक बूढ़े पिता और बाकी सारे रिश्तेदार रिश्तेदार आसपास के गांव में ही रहा करते थे। मुंह पे तो सब उसकी इज्जत करते थे, पर पीठ पीछे उसके बच्चे ना होने का ताना दिया जाता। उसे ऐसे शब्दों से सम्मानित करते थे कि किसी भी मर्द की आत्मा दुखी हो जाए। यही हाल उसकी पत्नी रेखा का था। मुंह पे तो सब उसकी बहुत इज्जत करते, प्यार करते,
पर पीठ पीछे बच्चा ना होने की बात और समाज के वो गंदे शब्द जो शायद कोई भी स्त्री ना सुनना चाहे, वो उसे दिया जाता। ऐसा नहीं है कि ये बात पीठ पीछे होने पर उन तक नहीं आती थी। उनको पता चलता था कि आसपास का समाज, गांव उनके बारे में कैसी बातें कर रहा है। दुखी होने के अलावा उनके पास कोई सहारा नहीं था। सब हो के भी दोनों बहुत दुखी रहते थे। डॉक्टर, हकीम, झाड़ फूक, हजारों तरीके के मन्नतें मान लिए, पर कुछ नहीं हुआ। सर्दी की बात है, एक रात थी। संजय की बुआ और फूफा जी उनके घर आए हुए थे। रात में खाना खाने के बाद आग जलाकर संजय, उसकी बुआ, फूफा जी बैठ गए, बातें करने लगे। रेखा अंदर ही थी और संजय के पिता वो अधिकतर बेड पे ही रहा करते थे। आसपास के दो चार बूढ़े बुजुर्ग भी आ गए और आग को घेर कर बैठ गए। दुनिया भर के किस्से कहानियों का दौर शुरू हो गया। गांव में अधिकतर ऐसा होता है। बिहार झारखंड में इसे बोरसी कहते हैं, जहां पे कुछ आग को जला के बूढ़े बुजुर्ग रात में बैठ जाएंगे और लंबे किस्से कहानियों का दौर चलेगा। जहां ठंड में लोग आग जलाकर देर रात तक बैठते हैं और इन तरीके की बातों का आनंद लेते हैं। शायद आग ही एक ऐसा साधन है जिसमें टीवी या आजकल की सुख सुविधाओं के ना होने का भी कोई गम नहीं रहता है, क्योंकि इनके पास असल की किस्से कहानियां होती हैं जिसका वो आनंद लेते हैं। मैं भी इस तरीके के अलाव के साथ में बैठ के कई बार उनकी बातें सुना हूं। तभी संजय के फूफा जी ने एक किस्सा सुनाया। वो बोलते हैं कि मैंने एक टोटके के बारे में सुना है उसको करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वो आगे बताते हैं कि पास के ही सुमरा गांव में एक आदमी, जो कि जब भी वो टॉयलेट करने या शौच के लिए घर से बाहर जाता था तो अपने लोटे में थोड़ा पानी बचा लेता और आते टाइम उसको हरसैन का पेड़ है उसकी जड़ में डाल के आ जाता। 6 दिन बाद उस पानी के साथ में अपना खून का 2-3 बूंद भी गिरा दिया और चलाया। तो क्या हुआ, वहां की जो चुड़ैल थी वो उसको 2-3 बार डराने आई, पर वो उसको पता था कि वो चुड़ैल ही उसको डराने आएगी, तो वो डरा नहीं। बस देखो, आज गांव का सेठ बना फिर रहा है। फिर क्या दिन पलट गए उसके। संजय पूछता है, फूफा जी क्या ये सच में हुआ है? फूफा जी बोले, हाँ ऐसा होता है। हर गांव में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां ये शक्तियां रहती हैं। कभी कभी वो इतनी शांत होती हैं कि गांव वालों को इसका पता नहीं चल पाता, पर ये टोटका उनको जगा देता है। पर देखो, ये बहुत डरावना है। जरा सी गलती पे जान पे बनाती है। संजय ने बातों बातों में खोद खोद कर सारी जानकारी ले ली। फूफा जी ने भी किस्से कहानियों में सारी बातें बता दी, पर ये नहीं बताया कि उसके बाद क्या होगा। उन्होंने एक बार भी इस चीज का जिक्र नहीं किया कि आखिर भाई आपको पैसे मिल गए, सब हो गया, पर उसके बाद क्या होगा। क्या वो चली जाएगी? उसको भेजना कैसे है? शायद ये कोई नहीं जानता था। और ये कोई नहीं बताया कि अगर वो नहीं गई तब क्या होगा। अब वहां बैठे एक बुजुर्ग ने पूछा, अरे संजैया, काहे इतना पूछ रहा है? मन में कुछ चल रहा है क्या बेटा? संजय बोला, नहीं नहीं बाबा, कहानी सुनने में अच्छी लगी तो बस पूछ लिया। संजय ने आगे पूछा, अच्छा बाबा, क्या अपने गांव में भी ऐसा कुछ सुना है, कुछ हुआ है क्या? हम लोग तो नहीं जानते। तभी दूसरा बुजुर्ग जो वहां बैठा था उसने बोला, ऐसा है, ये सब बात तो सच है, ऐसा होता है। अपना गांव के पूर्वी दिशा के आखिरी में एक बबूल का पेड़ है ना, वहां भी कहते हैं कि कोई औरत रात में भटकती रहती थी। कौन थी, कहाँ से आई, कोई नहीं जानता था। पर जब से उसको सब दे दाकर शांत कराया है, मतलब उसका झाड़ फूक करा दिया, तब से कभी भी कोई उसको नहीं देखा। अब तो 20 साल पुराना बात है, अब 20 साल हो गया, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। रात बिरात भी लोग वहां से आते जाते रहते हैं, पर कुछ भी नहीं होता है। अब रात काफी हो गई थी। गांव में ऐसे भी लोग जल्दी सो जाते हैं, फिर वहां पे रात के 10 बज जाना तो बहुत बड़ी बात थी। सब अपने अपने घर चले गए। संजय भी फूफा जी को और बुआ जी को उनके कमरे में सुलाकर अपने कमरे में चला आया। अब ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। ये सब सोचते हुए ही वो सो गया। सुबह उसके फूफा और बुआ जी भी अपने घर चले गए। अब संजय सोचने लगा कि उसको ये करना चाहिए या नहीं। दिन में ही गांव में घूमने निकल गया ताकि देख सके कि कोई ऐसा कांटेदार या बबूल का पेड़ है सुनसान जगह पे जहां वो इस विधि को कर सकता है। अंत में सिर्फ वही उसको एक पेड़ मिला जहां ये सब किया जा सकता है। ये वही पेड़ था जिसका जिक्र रात में भी हुआ था कि उस पेड़ के आसपास कोई पहले एक औरत भटका करती थी। तो वो उसने उस पेड़ को देखा और सच में उस पेड़ के आसपास कोई घर नहीं था और वो पेड़ काफी सुनसान में था। अब संजय ये सोचने लगा कि उसको घर में ही, भाई उसके तो घर में ही शौचालय है, अगर किसी ने उसको बाहर जाते देख लिया तो कोई भी समझ जाएगा कि ये क्या करना चाह रहा है।
और या तो फिर लोग सोचेंगे कि कैसा इंसान है, घर में टॉयलेट होके भी बाहर जा रहा है, तो काफ़ी बदनामी होगी। अब वो सोचने लगा कि आखिर वो अगर ये करता है तो करेगा कब और कैसे करे कि लोगों की नज़रों में ना आ जाए। इसके लिए उसने रात में 1 बजे का समय चुना, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होगा। वो अगली रात से ही रात में एक शॉल से मुंह ढककर खेतों में चला गया। शौच के बाद आते समय पेड़ की झाड़ में, मतलब जो वहां पे एक बबूल का पेड़ था, उसकी जड़ में बचा हुआ पानी डालकर चलाया। उसने लगातार 6 दिन तक यही किया। शौच के लिए जाता और आते आते वक्त अपने डब्बे में बचे हुए पानी को उस बबूल के पेड़ की जड़ में गिराकर चलाता। पानी डालने के बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखता था और ना ही कुछ बोलता और सीधे घर आ जाता। अब आज 7वीं रात थी। उसने साथ में एक ब्लेड रख लिया। आज भी जब वो पेड़ के पास आया तो आज उसने वहां एक अजीब सी बदबू महसूस की, पर वो कुछ भी नहीं बोला और न ही समय बर्बाद किया। पानी डालने के बाद जल्दी से उसने ब्लेड से अपनी उंगली को थोड़ा सा काटा और खून की 4 से 5 बूंदें वहां उस पेड़ के जड़ में गिरा दी और आने लगा। वहां से आगे बढ़े उसे 5-6 कदम ही हुए थे कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई कुत्ता या बिल्ली पेड़ के नीचे कुछ चाट रहा हो। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कुत्ते या बिल्ली कुछ खाते हैं या पानी पीते हैं तो किस तरीके की आवाज आती है, उस तरीके की कुछ चाटने की आवाज आ रही थी। उस वक्त तो उसकी आत्मा कांप गई, पर उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया कि उसे इस वक्त थोड़ा डर लग रहा है और वो सीधा चलता हुआ गांव में आ गया। फिर घर जाके सो गया। अभी तक रेखा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब संजय बेड पे लेटे लेटे अपने दिल को मजबूत कर रहा था कि आज से कभी भी, चाहे दिन हो या रात हो, उसको किसी भी चीज से डरना नहीं है, क्योंकि ये वही होगी। उसने अगले कुछ दिन तक घर से बाहर जाना ही छोड़ दिया कि घर में रहेगा तो उसके डरने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तीसरी रात तक तीसरी रात तक आ गई, पर कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब आज तीसरी रात थी पर कुछ नहीं हुआ था। तो उसे ऐसा लगने लगा कि शायद ये टोटका करने में उससे कुछ गलती हो गई है या ये टोटका ही फेल हो गया है, तो इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा है और अब कुछ भी नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं वो सतर्क तो था कि अभी भी मुझे किसी भी चीज से डरना नहीं है, चाहे जो हो जाए। उसी रात लेटे हुए वो छत की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि रोशनदान से एक छिपकली अंदर आई और देखते देखते इसके ऊपर कूद गई। संजय लेटा था और वो उसके पेट पे गिरी। संजय बिल्कुल भी नहीं चीखा और न ही वो घबराया। उसने हाथ से छिपकली को झटकते हुए हटा दिया और वो छिपकली जमीन पर गिर पड़ी। वापस वो दीवार पे चढ़ी और जाके कोने में चिपक गई। संजय फिर से बेड पे लेटे लेटे उसी को देख रहा था। वो समझ रहा था कि शायद उसने पहली परीक्षा पास कर ली है। ये वो छिपकली थोड़ी देर बाद कमरे में कहाँ गायब हो गई, कोई नहीं जानता। संजय ने उसको कभी जाते हुए नहीं देखा, पर वो समझ गया कि शायद ये वही थी जो उसको डराने आई थी। ऐसी ही दूसरी रात संजय सो रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके बाबूजी ने उसको आवाज लगाई हो, बुला रहे हो। अपने पिताजी की आवाज सुनकर वो भागता हुआ उनके पास गया, पर वहां उसके पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उसको अपने पैर में कुछ सरसरानी जैसी हरकत महसूस हुई। उसने देखा तो वहां एक लंबा काला सा नाग, या आप सांप कह सकते हैं, जो उसके पैर के आसपास कुंडली मारकर बैठा था। संजय बिल्कुल भी नहीं हिला, क्योंकि अगर ये असली सांप है तो हिलने से भी काट लेगा। तो वो बस खड़ा रहा। थोड़ी ही देर बाद उसे याद आया कि कहीं ये दूसरी परीक्षा तो नहीं। वो बस खड़ा रहा। 10 मिनट तक बीतने के बाद संजय के पिता अचानक उठ के बैठ गए और संजय को देख के बोले, अरे संजय, तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात में? संजय ने नीचे देखा तो अब वहां कोई सांप नहीं था। उसने बोला, मैं आपको ही देखने आया था बाबूजी, आप ठीक तो है ना? उसके पिताजी ने बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? जा जा जा, सो जा। संजय बोला, हाँ बाबूजी, अभी मैं जाता हूँ, आप ठीक, आप सो जाइए। संजय को अब लगने लगा था कि ये तो बहुत आसान खेल है और वो तीसरी बार भी बिना डरे से निकाल लेगा, क्योंकि 2 बार, एक बार छिपकली और एक बार सांप के रूप में वो उसको डराने की कोशिश कर चुकी थी। संजय को अब इस खेल में थोड़ा सा मजा भी और थोड़ा सा, मतलब वो बहुत कंफर्ट हो चुका था, उसको डर नहीं लग रहा था। अगले दिन संजय के पिताजी को किसी काम से किसी रिश्तेदारी में जाना था। बीमारी की स्थिति में भी वो जाने की जिद लिए बैठे थे। और आप जानते हैं, एक उम्र होने के बाद बुजुर्गों को मनाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो अपनी जिद पे थे कि वो जाएंगे, तो वो निकल गए। उस दिन संजय और रेखा जल्दी ही खाना बनाकर खा पीकर सोने चले गए। रात के लगभग 9 बज रहे थे। उनके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया।
ठंड में 9 बजे तक पूरा गांव सुनसान हो जाता है। संजय को लगा कहीं बाबूजी तो नहीं वापस आ गए। वो जल्दी से दरवाजे पर गया और खोल के देखा तो उसके बाबूजी ही थे। उसने पूछा, आप तो रात में रुकने वाले थे, फिर बाबूजी? कुछ हुआ है क्या? तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप वापस आ गए? पर उसके बाबूजी कुछ नहीं बोल रहे थे। संजय उनको अंदर लेकर आया और उनके बेड पर बैठाया। संजय अंदर गया, अपनी बीवी से रेखा से बोला कि बाबूजी आए हैं, कुछ खाने का बना दो, और उनके लिए पीने का पानी लेकर वो वापस आया। बाबूजी अभी भी शांत बैठे थे और सर को नीचे की ओर झुकाकर बैठे थे। वो कुछ नहीं बोल रहे थे। संजय फिर पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप ठीक तो है ना? और आपके जूते धोती इतनी मिट्टी में सने हुए हैं, क्या खेतों से होकर आ रहे हैं? पर बाबूजी शांत, अभी भी कुछ ना बोले। संजय फिर बोला, अच्छा आप बैठिए, मैं आपके पैर धुलवाता हूँ। वो अंदर गया, एक बाल्टी पानी लेकर आया और बैठ के बाबूजी के जूते उतारने के लिए उनकी धोती को हटाया। जो धोती पूरी मिट्टी में सनी हुई थी, पैर गंदे थे, तो उसने वो धोती को हटाया और देखा कि वहां अब जूते नहीं थे। उनकी जगह पर 2 उल्टे पैर थे जो कि मिट्टी में सने हुए थे, और साथ ही वो पैर किसी औरत के थे। संजय देखकर सन्न रह गया और सर को झुकाए हुए ही बैठा रहा। वो तुरंत समझ गया कि उसका तीसरा खेल शुरू हो चुका है। उसने सर उठा के ऊपर नहीं देखा और सर झुकाए झुकाए ही मुड़कर वापस जाने लगा। कमरे के दरवाजे तक जाते ही पीछे से एक आवाज आई, पैर नहीं धोएगा मेरे? और ये आवाज एक औरत की थी और वो हंसने लगी। संजय सर झुकाए झुकाए ही कमरे से बाहर आ गया और वो मुड़ के नहीं देखा। वो किचन में आया जहां उसकी पत्नी रोटियां बना रही थी। रेखा ने पूछा, बाबूजी अचानक आ गए, क्या हुआ? सब ठीक है ना? संजय बोला, नहीं नहीं, बाबूजी नहीं आए हैं, वो कोई और था और अब वो चला गया। रेखा बोली, ऐसे कैसे कोई और था? आप क्या बोल रहे हैं? आप ही तो बोले कि बाबूजी आए हैं। रेखा उधर बाबूजी के कमरे की तरफ जाने लगी तो संजय ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लिया और बोला, नहीं नहीं, कोई नहीं है, मैंने बोला ना तुम यहीं रहो, तुम वहां मत जाओ। रेखा रुक गई और बड़ी अजीब नजरों से संजय की तरफ देखने लगी। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि संजय कुछ बहुत बड़ी बात छिपा रहा है। संजय 15 मिनट के बाद वापस बड़ी हिम्मत करके बाबूजी के कमरे के पास आया और तिरछी नजर से सर झुकाए झुकाए ही देखना चाहा तो अब वहां कोई नहीं था, ना ही वहां पे मिट्टी के कोई निशान थे। जो कमरे में गया तो वहां बाबूजी भी नहीं थे, मतलब वो चुड़ैल नहीं थी, वो कमरा पूरी तरीके से खाली था। संजय वापस मेन दरवाजे को अच्छे से बंद किया और रेखा के साथ कमरे में आ गया और वो सोचने लगा कि आगे क्या। अब वो उसे कैसे और कहाँ मिलेगा और अपनी मन की बात कैसे बताएगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसने तीनों परीक्षाएं तो पास कर ली थी। यही सोचते हुए सो गया। रात में तकरीबन 3 बजे उसकी नींद खुल गई और उसे बहुत ज्यादा जोर की प्यास लगी। वो उठ के किचन में जाने लगा। किचन में पानी पीते हुए उसने किचन की खिड़की से देखा कि घर के आंगन के एक कोने में कोई बैठा हुआ है। आंगन के उस कोने में बल्ब की रोशनी नहीं जाती थी, बहुत मध्यम सी रोशनी जा रही थी, हल्की सी रोशनी। उस हल्की सी रोशनी उसने देखा कि वहां कोई बैठा हुआ है। वो सहम गया। वो आंगन की तरफ आया और ध्यान से देखने लगा तो देखता है कि वहां पे एक औरत खड़ी हुई है। संजय ने डरते हुए आवाज में पूछा, कौन है वहां? कौन है? तभी वो औरत थोड़ा हंसी और बोली, क्यों बुलाया है ये बता। संजय समझ गया कि अब वो किससे बात कर रहा है। संजय बोला, मैंने बुलाया है? क्या आप वही हो? क्या आप वही हो? वो औरत हंसने लगी और बोली, हाँ, आज आई थी ना तेरे घर। फिर? मैं गई कहाँ हूं, मैं तब से यहीं तो हूं। बता, क्या करवाना है, क्या चाहता है? संजय बोला, मेरे पास सब कुछ है, ये घर है, जमीन जायदाद है, सब है, पर मेरे पास बच्चा नहीं है। मुझे और मेरी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं हमारा बच्चा हो जाए। फिर उस औरत ने बोला, अच्छा, और? संजय बोला, मेरे घर में कभी भी पैसे की कमी ना हो। वो औरत हंसी और बोली, और? संजय फिर बोला, और और हाँ, मैं इस गांव का जमींदार बन जाऊं। वो औरत हंसने लगी और बोली, जा, दिया, पर इसके बदले मुझे क्या देगा वो तो बता।
संजय सन्न रह गया, क्योंकि उसे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता था कि जब अगर आप कुछ मांग रहे हैं तो आपको भी उसके बदले कुछ देना होगा। वो बोला, मैं आपको क्या दूंगा? वो बोली, नहीं, मैं कुछ दूंगी तो कुछ लूंगी भी। संजय बोला, आपको क्या चाहिए बताइए? वो बोली, तू जमींदार होगा पर तेरी जमीन पर हमेशा मेरा साया होगा। पैसे बहुत आएंगे पर तू धर्म कर्म नहीं करेगा। और बच्चा, जा दिया, एक जान दी है तो एक जान चाहिए। संजय डर गया। जान? वो हंसने लगी। हाँ, बता, किसकी देगा? संजय चुप और रोने लगा। वो सिसक रहा था। वो बोला, आप कुछ और ले लो, पर मैं किसी की जान नहीं दे सकता। वो हंसने लगी, बोली, तू लालची इंसान है। तो रोता क्यों है? अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं खुद ही यह काम कर लूंगी। और हंसने लगी। हंसते हंसते वो घर के एक अंधेरे कोने में शांत हो गई। कहाँ गायब हो गई संजय को नहीं पता। संजय अपने कमरे में आ गया और दरवाजे को बंद कर बैठ गया। कुछ दिन बहुत शांत थे। संजय के पिताजी भी आ गए थे वापस। संजय को अचानक से ही पैसे की जो उसकी कमाई थी वो बढ़ने लगी। खेतों में फसल की जगह सोने उगलने लगे, मतलब कि खेती बहुत अच्छी होने लगी। घर में पैसे बरस रहे थे। धीरे धीरे संजय ने गांव की 70% जमीन खरीद ली और वो वहां का जमींदार भी बन गया। घर में पूजा पाठ तो पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब घर में कोई भगवान नहीं थे। संजय संजय में अब जमींदार बनने का घमंड भी आ चुका था। वो किसी से सीधा मुंह नहीं बात करता था। रेखा और पिताजी हर बात से अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि आखिर ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर कभी रेखा घर में किसी तरह की पूजा पाठ करने की बात करती या करना चाहती तो संजय मना कर देता। और उसका व्यवहार भी सबके प्रति थोड़ा सा बदल गया था। एक दिन रेखा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया। पता चला कि वो मां बनने वाली है। अब तो संजय की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसे ही समय बीतने लगा। संजय के घर में एक सुंदर सा बेटा पैदा हुआ, पर घर में अभी भी पूजा पाठ जैसी सभी हरकत चीजें बंद थी। घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता था। कुछ ही दिनों में गांव में ये बात फैल गई कि संजय की जमीन पर रात में किसी को घूमते हुए देखा गया है। और फिर ये बातें भी बनने लगीं कि अचानक से इतनी अमीरी कैसे? इसने कुछ जादू टोना या कुछ टोटका उटका तो नहीं किया हुआ है? अब तक वो सब कुछ हुआ जैसा उस चुड़ैल ने बोला था। बस बचा था तो जान के बदले जान। संजय जैसा भी था, पर अपने परिवार से प्यार बहुत करता था। वो किसी को भी खोना नहीं चाहता था। इस बीच वो चुड़ैल संजय को अक्सर घर में घूमते फिरते दिखती। कई बार उसकी बीवी के रूप में दिखती, तो कई बार उसके पिताजी के पास खड़ी दिखती, तो कई बार उसके बेटे के पास बैठी हुई दिखती। वो उस चुड़ैल की इशारे समझ रहा था। इस टेंशन में संजय का शरीर गलने लगा। वो थका हुआ बीमार से रहता, उसे नींद नहीं आती। पैसा इतना था, जमींदारी थी, पर सारा सुकून खो चुका था। एक दिन उसके बाबूजी और रेखा ने उससे खूब पूछा कि आखिर बताइए, आप किस बात से परेशान हैं? आखिर आपकी तबीयत क्यों खराब रह रही है? कौन सा टेंशन है जो आप किसी से नहीं बता रहे हैं? ज्यादा पूछने पर संजय ने सारी बात शुरू से बता दी कि आखिर पिछले 2 साल में क्या क्या हुआ है और क्या चल रहा है इस घर में। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की सारी बात उसने खुलकर बताई। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। रेखा ने अपने मायके में खबर भिजवा दी। रात में ही ये खबर भेजी गई कि किसी भी तांत्रिक को कल सुबह तक भेजा जाए। बाबूजी भी इस संबंध में अगल बगल गांव में पता करने लगे कि कोई अच्छा तांत्रिक मिल जाए। पर यह बात उस चुड़ैल को पसंद नहीं आई, क्योंकि संजय ने उसका राज खोल दिया था। उसी रात जब सब सो रहे थे, संजय घर से उठकर घर के बाहर चला गया। सुबह गांव में हल्ला मच गया। जब सब भागे भागे पहुंचे तो देखा कि संजय का शरीर संजय के ही खेत के महुए के पेड़ से लटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया हो। वो चुड़ैल संजय को ही लेकर चली गई। पूरे गांव को सारी सच्चाई का पता चल गया। रेखा का रो रो कर बुरा हाल था, उसके पिताजी का भी रो रो के बहुत बुरा हाल था। उस दिन से 13 दिन बाद जब एक गांव का आदमी कहीं से आ रहा था तो उसने देखा संजय को वो उसके ही खेत में खड़ा देखा। साथ ही उससे कुछ दूरी पे एक औरत भी खड़ी थी। वो वहां से चिल्लाते हुए भाग गया। और उसके बाद ये चीजें कई बार हुई। गांव के अलग अलग लोगों ने संजय को उसके खेत में खड़े हुए देखा, और साथ ही उस चुड़ैल को भी।
संजय की सारी जमीन पे खेती बंद हो गई। घर बर्बाद होने के कगार पर आ गया, क्योंकि अब रेखा और बाबूजी के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। सारे अनाज जो घर में थे वो खत्म हो चुके थे और खेती बंद हो चुकी थी। कोई भी गांव का आदमी संजय के खेत में नहीं जाना चाहता था, ना ही कोई इस जमीन को खरीदने के लिए तैयार था। अगर वो चाहते भी कि हम जमीन बेच दें तो कोई जमीन को नहीं खरीदना चाहता था, क्योंकि सब जानते थे उस जमीन पर संजय की आत्मा और चुड़ैल भटकती है, उनका साया है। कुछ दिन बाद बाबूजी भी गुजर गए। रेखा को उसके भाई आकर अपने साथ लेकर उनके गांव ले गए। कहते हैं रेखा का बेटा आज तक कुछ नहीं बोला, और वो आम बच्चों जैसा भी नहीं है। बाकी इसके बाद किसी ने भी उन दोनों को नहीं देखा। आज तक कोई भी उनकी जमीन पर नहीं जाता, और साथ ही अब वो घर भी खंडर हो चुका है। एक टोटका, कुछ दिन की खुशी, और उसके बाद सब लेकर चला गया। कैसे एक अनजान टोटका जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस संजय ने सुनी सुनाई बात सुनी और उसको करने चल पड़ा। उसको नहीं पता था कि आखिर ये टोटका नहीं फला तो क्या होगा, जिसको बुला रहा है उसको भेजेगा कैसे, ये सब वो नहीं जानता था। लालच में उसने क्या मांगा, उसे सब कुछ मिला, पर उसने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं मांगा था। मतलब चाहे तो वो तीन चीज़ों में ये मांग सकता था कि मेरे घर वाले सुरक्षित रहें, पर उस समय लालच में उसने बच्चा, जमीन और दौलत मांगी। बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपने भी ऐसा कुछ सुना है, इसी तरीके का कोई और टोटका या किसी चीज़ों के बारे में सुना है, या आपके गांव में भी ऐसा कुछ होता है, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं देखा हूँ आप आते हैं, कहानी सुनते हैं, बट आप कमेंट में अपना एक नोटिफिकेशन डाल दीजिए कि हाँ, आपको अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, या ऐसा आपने सुना है, हाँ, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, या गांव में इस तरीके के किस्से कहानियाँ मशहूर हैं, चलते हैं। तो आप प्लीज़ आप उस चीज़ को मेंशन कीजिए। कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये कहानी तो गाँव से जुड़ी है, आप अपने गाँव में अपने रिश्तेदारों के साथ भी भेज सकते हैं, उनको भी बताइए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।